नमस्कार। आज हम लोग कथा के ऊपर बात करेंगे। बचपन से हर बच्चा लोक कथाएं सुनता आया है, पढ़ता आया है, दूसरे बच्चों को सुनाता रहता है। बहुत सी लोक कथाएं तो हमें छपी हुई नहीं मिली, वो हम लोगों ने अपने घर की बूढ़ी नानी दादी से सुनी, या हमारी जो पुरानी धाय माँ होती थी वो उन्होंने सुनाया। एक हमारे पास हमारे भागलपुर में एक हमारे रसोईया थे, उनको हम लोग बाबा जी कहते थे, बाबा जी ताराकांत बाबा जी। ताराकांत बाबा जी से हमने गोनू झा की जाने कितनी कहानियां सुनी हैं। यानी गोनू झा से मेरा परिचय ताराकांत बाबा जी के माध्यम से हुआ। बाद में मैंने देखा कि छपी हुई पुस्तकों में भी गोनू झा की कहानियां हैं। ये कथाएं युगों युगों से वाचन शैली के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रही, और कभी कभी ये लोक कथाएं दूसरे देशों तक की भी यात्रा कर लेती हैं। बहुत दिनों की पुस्तक पढ़ी, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर में बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियों का ही वो सागर है समझिए। तो उन कहानियों में बहुत सी ऐसी कहानियां थी जो अलादीन की कहानी से मिलती जुलती थी, जो अल्फ लैला व लैला यानी सहस्र रजनी चरित से भी मिलती जुलती थी। तो मेरी समझ में नहीं आया कि एक ही कथानक, एक ही कहानी का प्लॉट कथा सरित सागर में भी है और वो 1000 नाइट एंड 1 नाइट में भी है, यानी सहस्र रजनी चरित में भी है, जो कि वास्तव में एक मुस्लिम कल्चर की पृष्ठभूमि बनी हुई कथाएं हैं। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि जब यात्रा के साधन नाव और जहाज हुआ करते थे, तो नाविक और व्यापारी गण दूर दूर की यात्रा करते थे, और जब यात्रा करते थे तो जगह जगह के व्यापारी गण होते थे, और वो समुद्र में लंबी लंबी दूरियों में मन बहलाने के लिए अपने अपने देशों की कथाएं कहते थे। और इस तरह ये कथाएं दूर दूर देशों तक पहुंच गईं। बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो इन दोनों बड़े बड़े कथा के ग्रंथों में एक समान है, कॉमन है। इसी तरह एक और मैंने किताब पढ़ी, उसका नाम है दश कुमार चरित। दश कुमार चरित 10 राजकुमारों की कहानियां हैं जो अपने घर से कुछ अभियान या एडवेंचर की तलाश में घर से बाहर जाते हैं, और उनके साथ जो जो घटनाएं घटती हैं उन सारों को लिपिबद्ध कर दिया गया है। तो दश कुमार चरित में भी मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो अलादीन की कहानी से मिलती हैं, या और अन्य देशों की लोक कथाओं से मिलती हैं। यहाँ तक कि जो ईसप फेबल्स हैं उनमें भी बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो पंचतंत्र की कहानियों से काफी कुछ मिलती हैं। तो मैं ये देखती हूँ, या मैंने जाना, ये मैंने देखा, और बहुत ही ज्यादा हर्ष मिश्रित विस्मय हुआ कि ये कहानियां भी इतनी यात्राएं करती हैं, जबकि न तो पब्लिशिंग का इतना साधन था। तो सिर्फ वाचन के द्वारा, लोगों के द्वारा कहीं सुनी जाने की शैली के आधार पर ये कहानियां दूर दूर के देशों तक यात्रा कर गईं, और इस यात्रा करने में उनका परिवेश बदल गया, उनकी भाषा भूषा बदल गई, वो एक अलग धर्म की चाशनी में रंग गई, लेकिन कथाएं वही रहीं। तो ये मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो हमको लगता था कि ये बिहार की लोक कथा है, फिर मैं देखती थी क्रोशिया की लोक कथा में भी कुछ कुछ ऐसी कहानियां हैं, या बल्गारिया की लोक कथा, या अन्य किसी देश की लोक कथा। बहुत सी मिलती जुलती सी कहानियां हमें मिल जाती हैं। रूसी लोक कथाओं से भी हमारा बहुत बचपन से परिचय हुआ, उक्राइनी लोक कथाओं से, और उस वक्त पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित रूस के अनेक अलग अलग गणतंत्रों की कथाओं को प्रकाशित किया जाता था, जिसमें हमारे बहुत से ऐसे प्रिय पात्र हुआ करते थे, बाबा यागा या तेलेसिक और इस तरह बहुत सारे। तो वो सब भी बहुत बार एक दूसरे से मिलते हैं कथानक। बहुत पहले हम एक बार पुस्तक मेले गए, दिल्ली में आयोजित होता है पुस्तक मेला, तो वहाँ हमको एक किताब मिली, ये किताब, यानी उसका नाम है वानर राज का जन्म। इसमें एक बंदर की कहानी है।
एक ऐसा बंदर जो कि स्वयंभू है, वो अपने आप पत्थर की चट्टान विभाजित हो गई और उसके अंदर से वो पैदा हो गया। उसके न माता है, न पिता है, न उसका कोई नाम है। लेकिन जब वो अपने आचार्य के पास पहुंचता है, आचार्य सुभूति के पास, तो आचार्य सुभूति जो है उसे उसका नाम देते हैं और कहते हैं तुम्हारे कुल का नाम है सुन और तुम्हारा नाम है उखुंग, यानी वो सुन उखुंग बन जाता है। ये वानर राज की जितनी भी कहानी है, ये वानर राज की लंबी चौड़ी कहानी है। कई ये जो पुस्तक है ये इस पूरी सीरीज की प्रथम पुस्तक है। इसके बाद बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें इनके अलग अलग एडवेंचर्स के बारे में लिखा जाता है। और इसका मूल है एक कथानक जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट, यानी पश्चिम की तीर्थ यात्रा। इसको पढ़ते हुए हमें बार बार रामायण में जो वानर सेना का जिक्र है और उन लोगों की वो जहाँ रहते हैं वो लोग, या मय दानव द्वारा बनाया गया जहाँ वानर लोग छुप के रह रहे हैं, वो सारा कुछ आंखों के आगे आ जाता है। तो यानी हमारे पड़ोसी देश चीन में भी हमारे यहाँ की रामायण की कुछ कथाएं चली गईं और वो चाइनीज रंग में रंग कर वहाँ की लोक भाषा में जाकर उनकी अलग कथा बन गई। जैसे हमारे यहाँ हनुमान एक चरित्र है, उन्हीं से मिलती जुलती सी बातें लगती हैं इसमें। तो इस तरह हमारी लोक कथाएं जो हैं वो यात्रा करती रहती हैं। और अब तो प्रकाशन इत्यादि की सुविधाएं, पुस्तकों का एक दूसरी जगह जाना आना, और अब तो संचार साधनों का तो बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति पकड़ ली है संचार साधनों ने। तो अब तो कहानियाँ जो है वो एक क्षण में एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और उन कहानियों का आनंद हर देश के, हर संस्कृति के, हर भाषा भूषा के बच्चे लेते हैं। तो जब भी अभी आप कभी भी कोई कहानी पढ़िए तो आप ये मत सोचिए कि ये उसी जगह की खाँटी चीज़ है। हो सकता है इसमें कहीं और की कल्पना, कहीं और की माटी का रंग भी मिला हुआ हो, कहीं और की हवा और फूलों की खुशबू भी हो इसमें। तो हर कहानी में आप एक प्रकार का पूरी दुनिया का आनंद उठा सकते हैं। नमस्कार।